जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू एपी एकेडमी। आज हम लोग फैक्ट बेस्ड जीके में फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, फंडामेंटल राइट्स बेसिकली हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में मेंशन्ड है और इसको मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। इसमें जो आर्टिकल्स हैं वो हैं आर्टिकल नंबर 12 से लेके 35 तक। तो आज हम देखेंगे एक एक करके सारे आर्टिकल्स, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स जो हैं इसके आर्टिकल से रिलेटेड फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे अगर हम बात करें कि फ्रीडम ऑफ स्पीच अगर हम बात करें तो इट इज़ अ फंडामेंटल राइट। अब ये फंडामेंटल राइट्स के कौन से आर्टिकल में मेंशन्ड है, तो ऐसे क्वेश्चंस कई सारे फ्रीक्वेंटली पूछे गए हैं पास्ट ईयर्स में। या हम बात करें तो हम आज देखेंगे कि हमारे कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है और उससे रिलेटेड आर्टिकल्स। सो लेट्स स्टार्ट विद द फंडामेंटल राइट्स। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कुछ फॉर्डर पॉइंट्स की फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड, तो मैंने जैसा कि आपको बताया कि द फंडामेंटल राइट्स आर एनश्राइन्ड इन पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम आर्टिकल 12 टू 35। मतलब ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में मेंशन्ड है फ्रॉम आर्टिकल्स 12 टू 35। नेक्स्ट बात करें तो फंडामेंटल राइट्स का कंसेप्ट मैंने जब आपको सोर्सेज बताए थे तब मैंने आपको बताया था कि फंडामेंटल राइट्स का कंसेप्ट कहाँ से लिए गया है, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल राइट्स है उसको बिल ऑफ राइट्स कहा गया है। तो फंडामेंटल राइट्स का कंसेप्ट कहाँ से लिया गया है, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से। नेक्स्ट बात करें तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। मैग्ना कार्टा कहा जाता है इसको इंडिया का। नेक्स्ट बात करें तो फंडामेंटल राइट्स आर गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन टू ऑल द पर्संस। देखिए, हमारे यहाँ जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, वो जितने भी पर्संस हैं सभी के लिए गारंटीड है। क्लियर? कॉन्स्टिट्यूशन ने फंडामेंटल राइट्स में सभी को इंक्लूड किया है, इंक्लूडिंग ऑल दी पर्संस। नेक्स्ट अब हम बात करें फंडामेंटल राइट्स की, तो फंडामेंटल राइट्स कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला आता है राइट टू इक्वेलिटी, जिसमें आर्टिकल्स हैं 14 टू 18। तो ये हमारा सबसे पहला फंडामेंटल राइट्स है, दैट इज राइट टू इक्वेलिटी। नेक्स्ट बात करें राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम में आर्टिकल्स क्या हैं, 19 से लेकर के 22 तक। नेक्स्ट बात करें राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ये हमारा थर्ड फंडामेंटल राइट है और इसमें आर्टिकल्स हैं 23 टू 24। नेक्स्ट बात करें तो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन, ये हमारा चौथा फंडामेंटल राइट है और इससे रिलेटेड जो आर्टिकल्स हैं वो हैं 25 टू 28। क्लियर? नेक्स्ट बात करें कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स की। तो कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स की अगर हम बात करें तो इसमें जो आर्टिकल्स हैं वो हैं आर्टिकल नंबर 29 एंड 30। क्लियर? तो आर्टिकल नंबर 29 और 30 जो है वो बेसिकली हमारा कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स है। और जो हमारा लास्ट फंडामेंटल राइट है वो है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जो आर्टिकल नंबर 32 में मेंशन है। तो आपको ये राइट्स, फंडामेंटल राइट्स और उसके आर्टिकल की रेंजेस याद रखनी है, क्योंकि फ्रीक्वेंटली ये क्वेश्चन देखा गया है कि मैच द फॉलोइंग में एक तरफ राइट्स दे देते हैं और एक तरफ आर्टिकल्स की रेंज दे देते हैं। तो आपको सही मैचिंग पता होनी चाहिए कि भाई राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के अंदर कौन से आर्टिकल्स आते हैं। तो आपको इन सारे राइट्स को रिमेंबर करना है। अब हम शुरू करते हैं एक एक करके, इसके अंदर देखेंगे कि राइट टू इक्वालिटी के अंदर आर्टिकल नंबर 14 क्या कहता है, 15, 16, 17, 18, ऐसे ही बाकी सारे राइट्स भी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं राइट टू इक्वालिटी। इक्वालिटी आर्टिकल्स 14 टू 18। तो सबसे पहले अगर हम आर्टिकल नंबर 14 की बात करें तो आर्टिकल नंबर 14 क्या कहता है, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। इसका मतलब ये है कि कानून जो है हमारे देश में, जो लॉ है वो सभी के लिए इक्वल है। और प्रोटेक्शन अगर देखा जाए, अगर कोई लॉ के अगेंस्ट में कुछ काम होता है तो इक्वल प्रोटेक्शन दिया गया है लॉ में सभी को। मतलब इक्वालिटी बिफोर लॉ एज वेल एज इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। तो ये हमारा मेंशन कहाँ है, आर्टिकल नंबर 14 में। नेक्स्ट बात करें तो ये है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजियन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, आर्टिकल 15 में। मतलब कि हमारे यहाँ स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है कि आप रिलीजियन के आधार पर, रेस के आधार पर, कास्ट, सेक्स या प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। ये फंडामेंटल राइट है जो कि प्रोहिबिट किया गया है।
नेक्स्ट बात करें तो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। देखिए हमारे यहाँ जितनी भी गवर्नमेंट सर्विसेज निकलती हैं तो उसमें इक्वल अपॉर्चुनिटी होती है सभी को। मतलब कि गवर्नमेंट जो होती है वो नोटिफिकेशन निकालती है, जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है अगर आप उसको फुलफिल करते हैं तो सभी के लिए अपॉर्चुनिटी क्या है, इक्वल है। तो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में आर्टिकल नंबर 16 के तहत सबको अपॉर्चुनिटी है। नेक्स्ट बात करें तो एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी एंड प्रोहिबिशन ऑफ इट्स प्रैक्टिस। देखिए हमारे आज़ादी से पहले अगर हम बात करें तो अनटचेबिलिटी को लेकर के बहुत ज़्यादा ये बहुत ज़्यादा कंसेप्ट था कि अनटचेबल है, मतलब छुआछूत वाला जो चीज़ें होती थी। तो अब कॉन्स्टिट्यूशन में ये स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है कि अनटचेबिलिटी का कंसेप्ट नहीं होगा और इसकी प्रैक्टिस को जितना हो सके प्रोहिबिट किया जाएगा, क्योंकि अगर कोई ऐसी प्रैक्टिस करता है देन ही इज वायलेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी आपको याद रखना है आर्टिकल नंबर 17 में। नेक्स्ट बात करें तो एबोलिशन ऑफ टाइटल्स एक्सेप्ट मिलिट्री एंड एकेडमिक। देखिए टाइटल्स का मतलब ये होता है कि जैसे पहले के समय में राज बहादुर, राजा जी या बादशाह, ये सारे टाइटल्स का इस्तेमाल किया जाता था। चूंकि हमारे यहाँ राइट टू इक्वालिटी है, सभी सिटीजन्स को एक समान देखा गया है, इसलिए सारे टाइटल्स को एबॉलिश किया गया है, बट एक्सेप्ट मिलिट्री और एकेडमिक्स। मतलब मिलिट्री में जैसे कोई कर्नल होते हैं तो उनको कर्नल कहा जाता है, तो मिलिट्री और एकेडमिक को छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे टाइटल्स को एबॉलिश किया गया है अंडर आर्टिकल नंबर 18। अब यहाँ पर अगर आप नोटिस करें तो मैंने 2 पॉइंट्स को बोल्ड किया है, बाकी को बोल्ड नहीं किया है। तो इसका रीजन क्या है? तो इसका रीजन मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी आप सिर्फ याद रखिए आर्टिकल नंबर 15 और 16 को मैंने बोल्ड किया है, इसका रीजन मैं आपको बताऊंगा। तो ये थे हमारे राइट टू इक्वालिटी। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट है हमारे राइट टू फ्रीडम, जो कि आर्टिकल नंबर 19 से लेके 22 तक है। इसमें सबसे पहला आर्टिकल जो है वो है प्रोटेक्शन ऑफ 6 राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ। देखिए मैंने आपको अभी क्वेश्चन पूछा था फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये किस आर्टिकल के तहत आता है? तो आर्टिकल नंबर 19 के तहत। अब इस आर्टिकल नंबर 19 में सिर्फ फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, एक्सप्रेशन भी है, असेंबली, मतलब आप पीसफुली कहीं पर भी चाहें तो आप असेंबल हो सकते हैं, एसोसिएशन, आप कोई भी एसोसिएशन बना सकते हैं, आप पॉलिटिकल पार्टी बना सकते हैं, आप कोई सोशल ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं। इसके अलावा मूवमेंट आप फ्रीली पूरे इंडिया में, चूंकि आप एक इंडियन सिटीजन है तो वो आपको हक है कि आप पूरे इंडिया में कहीं पर भी मूवमेंट कर सकते हैं। फिर उसके बाद रेसिडेंस, मतलब आप कहीं पर भी जा करके बस सकते हैं, ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है। और प्रोफेशन का मतलब है कि आप कोई भी प्रोफेशन चुन सकते हैं, मतलब कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। लेकिन इन सारे राइट्स पे कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं, हम उतनी डिटेल में नहीं जाएंगे। तो आर्टिकल नंबर 19 ये 6 राइट्स को रिगार्डिंग फ्रीडम देता है। नेक्स्ट बात करें प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ फॉर ऑफेंसेस। देखिए जब भी कभी किसी कोई क्राइम कमिट करता है तो उसके बाद उसके जो कन्विक्शन होता है, उसका जो कन्विक्शन होता है वो उसी आधार पर होना चाहिए उस टाइम पर जो भी लॉ के अकॉर्डिंग हो। मतलब कि जैसे अगर मान लीजिए कि किसी को रिगरस इम्प्रिजनमेंट, किसी ने कोई क्राइम किया है, अब उसको जैसे अगर कानून में सजा है कि उसको 7 साल से या 8 साल से ऊपर सजा नहीं हो सकती, तो वो चीज को भी प्रोटेक्शन हमारा फंडामेंटल राइट देता है कि हम उससे ज्यादा सजा उसको नहीं दे सकते, जितना लॉ में लिखा है उतनी ही सजा उसको दी जा सकती है। नेक्स्ट बात करें प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। देखिए लाइफ से, आपकी पर्सनल चीजों से रिलेटेड आर्टिकल नंबर 21 इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें बहुत सारे फर्दर जो मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं किए हैं, लेकिन कई ऐसे राइट्स हैं जो प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के अंतर्गत आता है। जैसे हमारा राइट टू स्लीप है, या और भी कई सारे राइट्स हैं जो कि आप लिस्ट देख लीजिएगा किताबों में, तो कई सारी लिस्ट दी है, बट more of the other articles are present in article number 21. It is related to the protection of life and personal liberty. नेक्स्ट बात करें राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन। देखिए आर्टिकल नंबर 21 ए कहता है राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन। देखिए पहले ये फंडामेंटल राइट नहीं था, इस राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन को बाद में एज अ फंडामेंटल राइट ऐड किया गया है। क्लियर? ये पहले जो था ये जो आर्टिकल था, ये पहले राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन, ये
फंडामेंटल राइट्स का पार्ट नहीं था। इसको 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 के तहत इस प्रोविजन को ऐड किया गया। और यहाँ पर इसीलिए देखिए आप आर्टिकल 21 के बाद ये अल्फाबेटिकल है। क्लियर? आर्टिकल 21A, तो आपको याद रखना है राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन कहाँ दिया है? आर्टिकल 21A में। नेक्स्ट बात करें तो आर्टिकल नंबर 22 क्या कहता है? प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। देखिए जब भी कभी, मैंने आपको बताया, जब भी कभी कोई क्राइम होता है तो जो भी पर्सन जो क्राइम के लिए जिसको सस्पेक्ट माना जाता है तो उसको पुलिस जो होती है वो अरेस्ट करती है। तो ये पुलिस की दायित्व होता है कि वो उसको अरेस्ट के टाइम पर उसका रीजन बताए, किस धारा के तहत उसको अरेस्ट किया जा रहा है, किस क्राइम के तहत उसको अरेस्ट किया जा रहा है, ये मैसेज कन्वे करना पुलिस की जिम्मेदारी है। क्लियर? और डिटेंशन के टाइम पर भी उनके प्रोटेक्शंस का ध्यान रखना, क्योंकि वो अभी सिर्फ एक सस्पेक्ट है, ही हैज नॉट कन्विक्टेड, अभी वो सस्पेक्ट है, तो उसको प्रोटेक्ट करना और उसके राइट्स को प्रोटेक्ट करने का भी अधिकार फंडामेंटल राइट्स में हर सिटीजन को दिया हुआ है। तो प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। तो ये थे हमारे राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 19 टू 22। इसमें भी देखिए एक आर्टिकल नंबर 19 जो है वो बोल्ड है। क्लियर? मैं आपको बोल्ड किस कारण से है वो बताऊंगा। नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। तो इसमें आर्टिकल्स आते हैं 23 टू 24। इसमें दो आर्टिकल्स हैं। आर्टिकल नंबर 23 की बात करें तो हमारे यहाँ स्ट्रिक्टली प्रोहिबिशन है ऑफ ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर। देखिए ह्यूमन बींग्स की ट्रैफिकिंग का मतलब होता है कि ह्यूमन बींग्स को खरीदना या बेचना, मतलब उसे एक गुड्स की तरह खरीदना या बेचना हमारे यहाँ स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। क्लियर? और फोर्स लेबर का मतलब होता है कि जबरदस्ती किसी से काम कराना और उसको पैसे ना देना। क्लियर? मतलब जैसे आपने देखा हो कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें मजबूरी में बैगर बना दिया जाता है, भीख मंगवाया जाता है। या फिर अगर आप ट्रैफिकिंग ऑफ ह्यूमन बींग्स की बात करें तो जो ये जो मतलब काफ़ी सारा ये जो नेक्सस होता है, जो अपना सेक्सुअल उसका सेक्स हैरेसमेंट और ये सारी चीज़ें, तो ये सब चीज़ें हैं, तो ये स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, फंडामेंटल राइट्स के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट बात करें तो प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रंस इन फैक्ट्रीज। देखिए हमारे यहाँ जो छोटे बच्चे हैं उनको फैक्ट्रीज में काम या किसी ऐसी जगह पे काम कराया जाए जो उनके हेल्थ के लिए हजार्डिशियस हो, दैट इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड एंड इट इज मेंशन्ड इन आर्टिकल नंबर 24। मतलब कि अपने यहाँ किसी भी फैक्ट्री में या किसी भी एक्सप्लोजिव फैक्ट्री में जो बच्चों को काम कराया जा रहा है, दैट इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। क्लियर? नेक्स्ट बात करें राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। नेक्स्ट बात करें तो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो उसमें जो आर्टिकल्स आते हैं वो 25 टू 28, जिसमें सबसे पहले हम बात करें आर्टिकल नंबर 25 की। तो आर्टिकल नंबर 25 का मतलब है फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन। देखिए हमारे इंडिया में, चूंकि हमारी इंडिया जो है, हमारा देश जो है वो एक सेकुलर कंट्री है। सेकुलर कंट्री का मतलब होता है कि हमारा कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, मतलब हमारे यहाँ सभी धर्मों का सम्मान किया जाता है। तो हमारे यहाँ ये सिटीजन्स को फ्रीडम है कि वो किसी भी धर्म को अपने हिसाब से, अपने गॉड को अपने हिसाब से वो जैसे चाहे वैसे वो प्रैक्टिस या प्रोपोगेशन कर सकता है। मतलब जैसे अगर हम बात करें हिंदुओं में जो पूजा पाठ होती है या जो नमाज पढ़ी जाती है मुसलमानों में, तो ऐसे सबको अपना अधिकार है, हर एक व्यक्ति को अपना अधिकार है कि वो किस तरीके से अपने रिलीजियन में प्रोफेशन करे या प्रैक्टिस करे या प्रोपोगेशन करे। तो ये आर्टिकल 25 कहता है। नेक्स्ट बात करें आर्टिकल नंबर 26 की, तो फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। देखिए हमारे यहाँ कई सारे धर्म के आधार पर कई सारे प्रोग्राम्स होते हैं, कई सारे सोशल प्रोग्राम्स होते हैं, रिलीजियन को स्प्रेड करने के लिए कई सारे प्रोग्राम्स किए जाते हैं। तो ये फ्रीडम है, ये कॉन्स्टिट्यूशन ने फ्रीडम दी है कि आप कोई भी रिलीजियस अफेयर्स मैनेज कर सकते हैं, फ्रीडम है आपको। क्लियर? अपने रिलीजन को प्रोपोगेट करने के लिए। नेक्स्ट बात करें फ्रीडम फ्रॉम पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी रिलीजन। अब देखिए मैंने आपको बताया कि इंडिया इज अ सेकुलर कंट्री, हमारा कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, इसीलिए कोई भी रिलीजन से रिलेटेड अगर कोई प्रमोशन होता है तो उसमें फ्रीडम है कि फॉर द पेमेंट ऑफ टैक्सेस, मतलब उसमें टैक्सेस की जरूरत नहीं है। क्योंकि देखिए जो टैक्स होता है वो बेसिकली इंडियन सिटीजन के खर्चे के लिए यूज होता है और वो रिलीजन देख करके नहीं होता है।
वो रिलीजन देख करके नहीं होता है, क्योंकि हमारी एक सेकुलर कंट्री है, तो हमारे यहाँ सभी रिलीजन्स का सम्मान है। गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि उनकी पॉलिसीज और उनके जो भी चीजें हैं वो सभी रिलीजन्स को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो। तो फ्रीडम फ्रॉम पेमेंट ऑफ टैक्सेस, तो प्रमोशन रिलीजन के लिए टैक्सेस को भी फ्री किया जाता है फ्रॉम आर्टिकल नंबर 27। नेक्स्ट बात करें, फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस और वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। देखिए, रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस या वर्शिप, जैसे मान लीजिए कि आप किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में हैं और अगर वहां पर कोई रिलीजियस इंस्ट्रक्शन या वर्शिप हो रही है, तो आपके पास ये फ्रीडम है कि आप उसको अटेंड करें या ना करें। मतलब कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन आपको बाध्य नहीं कर सकता है कि आपको वो चीज करनी है या वो अटेंड करना है। क्लियर? तो ये सारी चीजें होती हैं, तो ये भी फ्रीडम दी गई है सिटीजन्स को अंडर आर्टिकल नंबर 28 कि वो जरूरी नहीं है कि जो भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस वहां दिए जा रहे हैं उसको वो अटेंड करें। क्लियर? तो ये सारी चीजें स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड हैं, और ये था हमारा राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। क्लियर? नेक्स्ट बात करें अब हम, तो ये अब है हमारे जो आर्टिकल्स है, राइट्स हैं, वो है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, जिसमें दो आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 29 एंड आर्टिकल नंबर 30। तो सबसे पहले बात करें प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर ऑफ माइनॉरिटीज, आर्टिकल 29। देखिए, हमारे देश में जो माइनॉरिटीज है, माइनॉरिटीज का मतलब होता है जिनका जनसंख्या के उसमें अनुपात में परसेंटेज कम होता है, तो उनको माइनॉरिटीज कहा जाता है। तो माइनॉरिटीज के कल्चर की प्रोटेक्शन करना, उनके लैंग्वेजेस की प्रोटेक्शन करना, या उनसे रिलेटेड कोई चीज को प्रोटेक्शन करना, ये जो होता है ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है। इट इज द फंडामेंटल राइट कि माइनॉरिटीज अपने कल्चर की, अपने लैंग्वेज की प्रोटेक्शन कर सकते हैं, आर्टिकल नंबर 29 के तहत। नेक्स्ट बात करें, तो राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू इस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, मतलब ये माइनॉरिटीज को ये अधिकार है कि वो स्टैब्लिश भी कर सकता है और एडमिनिस्टर भी कर सकता है अपना खुद का एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। ये आर्टिकल नंबर 30 में मेंशन्ड है। क्लियर? तो माइनॉरिटीज को ये अधिकार है कि वो अपनी लैंग्वेज, अपने कल्चर को भी प्रोटेक्शन दे अंडर आर्टिकल 29, और आर्टिकल 30 के तहत वो कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो है वो खोल सकता है और उसको एस्टैब्लिश कर सकता है और उसको एडमिनिस्टर कर सकता है। सो इट इज कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। नेक्स्ट बात करें, आर्टिकल नंबर 32, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। देखिए, ये जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है। इट इज द मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट इन दी फंडामेंटल राइट्स, क्योंकि अगर ये राइट फंडामेंटल राइट नहीं होता तो बाकी फंडामेंटल राइट्स के यूज का कोई मतलब नहीं है। उसको बाकी फंडामेंटल राइट्स प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट हो सके, उसके लिए ये राइट रखा गया है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। Right to move to the Supreme Court for the enforcement of fundamental rights, including the writs of habeas corpus, mandamus, prohibition, certiorari, quo warranto। आर्टिकल 32 में ये है कि आपको ये अधिकार है कि आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। क्लियर? देखिए, अगर हमारे देश में गवर्नमेंट को ये अधिकार है कानून बनाने का पार्लियामेंट में, अब अगर उस कानून में कोई भी ऐसा प्रावधान आता है जिससे इंडियन सिटीजन के फंडामेंटल राइट्स पे कोई असर पड़ता है, तो उसका ये अधिकार है कि वो सुप्रीम कोर्ट जा करके उन फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स कराने के लिए रिट्स इशू करवा सकता है। अब ये रिट्स क्या होते हैं, हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सेचुरी, क्यू वारंटो, ये सब हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम इन रिट्स के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर? तो अभी तो आपको ये याद रखना है कि इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज विच वॉज प्रोवाइडेड टू द सिटीजन ऑफ इंडिया। मतलब अगर आप ये मान के चलिए कि आर्टिकल नंबर 32 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अगर नहीं होता तो फंडामेंटल राइट्स का कोई मतलब नहीं। क्लियर? तो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। अब यहां पर जो मैंने आपको बताया था कि जो भी हमारे जो भी पुराने आर्टिकल्स थे जो हमने देखे थे, जो हमने बोल्ड किए थे, आपको याद होगा आर्टिकल नंबर 15, 16, 19, 29 और 30, यही 5 ऐसे आर्टिकल्स हैं जो मैंने बोल्ड किए, बाकी कोई भी आर्टिकल मैंने बोल्ड नहीं किया। अब यहां मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि मैंने इस आर्टिकल को बोल्ड क्यों किया। क्लियर?
देखिए ये वो फंडामेंटल राइट्स हैं जो स्ट्रिक्टली एप्लीकेबल हैं ओनली टू द सिटीजन्स ऑफ इंडिया। बाकी जितने फंडामेंटल राइट्स हैं वो सिर्फ सिटीजन ऑफ इंडिया के लिए नहीं है। अगर कोई सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं भी है तो अगर वो इंडिया में है तो उसके लिए भी ये सारे राइट्स एप्लीकेबल हैं। लेकिन एक्सेप्ट आर्टिकल नंबर 15, 16, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आर्टिकल नंबर 19, आर्टिकल नंबर 19, आर्टिकल नंबर 15, 16, 19, 29 and 30. These articles are strictly for the Indian citizens only. मतलब इन अधिकारों, इन राइट्स का अधिकार सिर्फ और सिर्फ इंडियन सिटीजन्स को है, बाकी अन्य किसी फॉरेनर को या किसी उसको एलियन को नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ इंडियन सिटीजन्स के लिए एप्लीकेबल है। क्लियर? तो ये आपको क्लियर हुआ राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। नाउ अदर आर्टिकल्स रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट्स। देखिए अदर कौन कौन से आर्टिकल्स हैं फंडामेंटल राइट्स में, मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले आर्टिकल नंबर 12 की बात करें तो ये है डेफिनेशन ऑफ स्टेट। देखिए स्टेट बेसिकली क्या है, इसकी जो डेफिनेशन दी गई है वो बेसिकली उन ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में बोला गया है जिनके डिसीजन से आम पब्लिक पे इफेक्ट आता है। मतलब जो, अगर जैसे फॉर एग्जांपल हमारी यूनियन गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट अगर कोई कानून बनाती है तो उसका असर हर एक सिटीजन पे पड़ता है। क्लियर? वो कोई भी कानून बनाए तो उसका असर हर किसी पर पड़ेगा। फिर इसके अलावा हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट्स है वो भी जो भी कानून बनाती हैं तो उसका असर भी हम पर पड़ता है। तो बेसिकली यहाँ पर जो स्टेट की बात की है तो स्टेट उन ऑर्गेनाइजेशंस को कहा गया है जिनके फैसले का, जिनका कोई भी वो फैसला या कोई भी कानून बनाते हैं उसका असर डायरेक्टली सिटीजन्स पर पड़ता है। तो आर्टिकल नंबर 2 में डेफिनेशन दी गई है स्टेट की। नेक्स्ट बात करें लॉ इनकंसिस्टेंट वॉट और इन डेरोगेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। देखिए मैंने आपको बताया था कि जो लॉ बनाने का अधिकार है वो बेसिकली पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के पास है। क्लियर? अब जैसे अगर मान लीजिए कि कोई कानून बनाया गया गवर्नमेंट के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, अगर उसमें कोई ऐसा पॉइंट आ जाता है उस कानून में जिसमें किसी भी फंडामेंटल राइट्स का अगर हनन होता है, मतलब उसमें कोई भी फंडामेंटल राइट्स खत्म किया जाता है, तो उस लॉ को तुरंत ही नल एंड वॉइड किया जा सकता है बाय द सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल नंबर 13, जिसको हम जुडिशियल रिव्यू कहते हैं। तो हमारे देश में कोई भी कानून जो भी बनेगा वो कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर बनेगा और फंडामेंटल राइट्स इज द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अगर फंडामेंटल राइट्स का हनन होता है देन दैट लॉ शुड बी नल एंड वाइड। क्लियर? तो पास्ट में कई ऐसे लॉ बनाए गए थे जिसको बाद में फिर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ने उसको स्ट्राइक डाउन कर दिया कि वो लॉ नहीं है बिकॉज इट वायलेट्स दी फंडामेंटल राइट्स एंड इट इज मेंशन्ड इन आर्टिकल नंबर 13। नेक्स्ट बात करें कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी, आर्टिकल 31 रिपील्ड। देखिए मैंने आपको अभी बताया था कि हमारे टोटल 6 फंडामेंटल राइट्स एट द प्रेजेंट है, बट एट द टाइम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस टाइम पर हमारे पास 7 फंडामेंटल राइट्स थे, जिसमें एक 7वां फंडामेंटल राइट था राइट टू प्रॉपर्टी, जिसमें आर्टिकल नंबर 31 में उसमें फंडामेंटल राइट्स में ये राइट था प्रॉपर्टी का कि कोई हर इंडियन सिटीजन को अपनी प्रॉपर्टी के रखने का राइट है। मतलब ये फंडामेंटल राइट्स है। अगर गवर्नमेंट उनकी प्रॉपर्टी को लेती है तो उनको उन्हें उस तौर पर कंपनसेशन देना पड़ेगा। ये मेंशन था इन आर्टिकल नंबर 31 में, बट इसको 78th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 में इसको हटा दिया गया फंडामेंटल राइट से। क्लियर? और इसको अब एक लीगल राइट बना दिया गया अंडर आर्टिकल 300। ठीक, मैं जब आर्टिकल 300 बताऊंगा तब आपको बताऊंगा, बट ये पहले क्या था, ये राइट टू प्रॉपर्टी एक फंडामेंटल राइट्स था और ये आर्टिकल नंबर 31 मेंशन था, लेकिन इसको अब रिपील्ड कर दिया गया है तो नाउ इट इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। नेक्स्ट बात करें आर्टिकल नंबर 33 की, पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मॉडिफाई द फंडामेंटल राइट्स इन देयर एप्लीकेशन टू फोर्सेस। देखिए
हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने पार्लियामेंट को ये अधिकार दिया है कि जो हमारे पुलिस फोर्सेस हैं या जो आर्म फोर्सेस हैं उनके फंडामेंटल राइट्स को मॉडिफाई करके रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, और इसके अकॉर्डिंग पार्लियामेंट ने ये काम किया भी है। हमारे यहाँ जितना फंडामेंटल राइट्स एज अ नॉर्मल सिटीजन हम लोगों को है, उतना फंडामेंटल राइट हमारे जो पुलिस डिपार्टमेंट में जो काम कर रहे हैं या जो मिलिट्री में काम कर रहे हैं उनको उतना फंडामेंटल राइट्स नहीं है। क्लियर? मतलब कि उनको जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच, मतलब कुछ भी बोल देना, ये उनके लिए नहीं है ये चीज कि वो कुछ भी बोल सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं। दे हैव बीन रिस्ट्रिक्टेड, और ये अधिकार भी पार्लियामेंट ने दिया है। क्लियर? कि वो फोर्सेस को जो है उसके एप्लीकेशन को मॉडिफाई कर सकते हैं, एंड दिस इज डन ओनली टू सिक्योर दी कंट्री। क्लियर? तो आर्टिकल नंबर 33 में ये पार्लियामेंट को अधिकार है। नेक्स्ट बात करें, रेस्ट्रिक्शन ऑन फंडामेंटल राइट्स while martial law is in force in any area। आर्टिकल नंबर 34। देखिए, मार्शल लॉ का मतलब बेसिकली मिलिट्री लॉ होता है। कई बार सिचुएशंस ऐसी आ जाती हैं जब नॉर्मलसी नहीं रह जाती। जैसे फॉर एग्जांपल, जब भी कभी मान लीजिए देश में कभी राइट्स होते हैं, ठीक है, तो राइट्स के टाइम पे चूंकि अगर उस टाइम पर ये सारी चीजें फंडामेंटल राइट्स है, चूंकि राइट टू मूव, कहीं पर भी घूमने जाना, ये भी फंडामेंटल राइट है। बट उस टाइम पर अगर निकलता है कोई भी सिटीजन, तो हो सकता है कि उसकी जान को खतरा हो, ठीक है, देयर लाइफ इज इन डेंजर। क्लियर? तो उस टाइम पर जो गवर्नमेंट होती है उसको यह अधिकार होता है कि मार्शल लॉ लगा करके वहां पर जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं उसको रेस्ट्रिक्ट किया जा सके अंडर आर्टिकल नंबर 34। तो आर्टिकल नंबर 34 में रेस्ट्रिक्शंस दिया है ऑन दी फंडामेंटल राइट्स व्हाइल मार्शल लॉ इज इन फोर्स इन एन एरिया। नेक्स्ट बात करें, लेजिस्लेचर टू गिव इफेक्ट टू सम ऑफ द प्रोविजन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। देखिए, हमारे यहाँ जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल राइट्स बनाए गए, ठीक, कुछ तो डायरेक्टली लागू हो गए, लेकिन कुछ फंडामेंटल राइट्स को जमीनी स्तर पर लागू करने के लिए उसके लिए अकॉर्डिंगली लॉ बनाया गया। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बात करूं, तो जो हमारा आपको मैंने आपको बताया था राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। क्लियर? उसमें मैंने आपको प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर के बारे में बताया था। क्लियर? तो उसके लिए उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए लेजिस्लेशन बनाया गया है, मतलब कानून बनाया गया है। और एक चीज आप याद रखिएगा, ये कानून बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के पास है। फंडामेंटल राइट्स को जमीनी स्तर पे उतारने के लिए जो भी कानून बनाया जाएगा वो पार्लियामेंट के द्वारा बनाया जाएगा। पार्लियामेंट के द्वारा बनाने का कारण इसलिए है ताकि वो पूरे देश पे लागू हो सके। कई सारे एक्ट्स उसके प्रोहिबिशन के लिए बनाए गए। जैसे अगर हम बात करें, बॉन्डेड लेबर सिस्टम एबोलिशन एक्ट 1976, फिर उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट बनाया गया 1970 में, फिर मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 में बनाया गया। तो ये सारे कानून बनाए गए ताकि वो जो फंडामेंटल राइट है उसको जमीन पे उतारा जा सके, क्योंकि सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन में लिख देने से नहीं होगा। फंडामेंटल राइट्स आर मेड फॉर द सिटीजंस, तो सिटीजंस के लिए उसमें उसको इंप्लीमेंट करना, तो उसके लिए जो लेजिस्लेशन बनाने का अधिकार है वो पार्लियामेंट के पास है। अब जैसे प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रंस इन फैक्ट्रीज, तो ये जो आर्टिकल नंबर 24 है, इसको जमीनी स्तर पे उतारने के लिए चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट बनाया गया 1986 में, जिसके तहत चाइल्ड लेबर एक्ट बना करके इसको स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट किया गया, और जो भी ये काम करेगा उसके लिए सजा मुकर्रर कराई गई है कि उसको पेनल्टी भी देनी पड़ेगी और उसको सजा भी होगी। क्लियर? तो बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स हैं फंडामेंटल राइट्स में जिसको इंप्लीमेंट करने के लिए लेजिस्लेशन के थ्रू उसको इंप्लीमेंट किया जाए, और ये लेजिस्लेशन बनाने का अधिकार किसके पास है? पार्लियामेंट के पास। क्लियर? तो ये हमारे फंडामेंटल राइट्स थे। तो आई होप कि आपको फंडामेंटल राइट्स के कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे, सभी आर्टिकल्स आपको समझ में आए होंगे। इस वीडियो को आप बार बार देखिएगा, आपको एक बार भी, आप दो बार भी, तीन बार भी इस वीडियो को देख लेंगे तो आपको फिर बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको आर्टिकल्स सब मेमोराइज हो जाएंगे। तो दैट्स इट। और आई होप कि आपको हमारा लेक्चर पसंद आ रहा होगा, ये वीडियो सीरीज पसंद आ रही होगी। अगर आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर कीजिए, एंड प्लीज़ बेल आइकन पे क्लिक करिए ताकि हमारे वीडियोस नोटिफिकेशन के ज़रिए आपको तुरंत मिल सके। सो गाइज, दैट्स इट फ्रॉम नाउ। कल हम लोग नया लेक्चर लेकर के आएंगे।
थैंक यू, हैव अ गुड डे, जय हिंद, नमस्कार।